गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, जिसमें हम पार्लियामेंट्री हाउसेस के बारे में जान रहे थे, हाउसेस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा। ओके, हाउसेस ऑफ पीपल को लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। उनमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, उनके पावर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जाना था। कोई कैंडिडेट लोकसभा या राज्यसभा कैंडिडेट कैसे नॉमिनेट होता है, ओके, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसके बारे में जाना था। और इसके अलावा जो पावर्स होते हैं, what are the powers of the members of लोक सभा एंड what are the powers of the member of राज्यसभा, इनके बारे में हमने जाना था। इसमें हमने जाना था कि जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो दे आर द मोस्ट पावरफुल, उनके पास ज़्यादा पावर्स होती है। लाइक मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस बिल अगर पास करना होता है, उसमें जो पावर होती है फाइनेंस से रिलेटेड, जितने भी कानून बनाने के से रिलेटेड, बिल बना लॉ बनाने के से रिलेटेड, उसमें पावरफुल जो रहती है वो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल रहती है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इसी में हम बिल के बारे में जानेंगे। जब भी कोई एक नया कानून बनता हो या कोई चेंजेस लाने होते हैं, तो या फिर कोई नया रूल्स या रेगुलेशन फॉर्मुलेट करना होता है, तो इनिशियल स्टेज जब वो कानून नहीं बनता, लॉ नहीं बनता है, तो उसे हम बिल कहते हैं। ओके, तो कैसे वो बिल बने जाते हैं। ओके, बिल बेसिकली दो टाइप के बिल होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल, ओके, और एक होता है मनी बिल। ओके, मनी बिल्स आप समझ गए कि जो भी रिलेटेड विच इज़ एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। ओके, टैक्स से रिलेटेड हो गया, कोई फाइनेंस में कोई चेंज आ गया, बैंकिंग सिस्टम में कोई चेंज आ गया, ये सारे फाइनेंशियल बिल होंगे, ये सारे मनी बिल्स में आएंगे। और जो भी अदर बिल्स होंगे जो कि फाइनेंस से रिलेटेड ना हो, तो उन्हें ऑर्डिनरी बिल के नाम से जाने। ओके, अब क्या तरीका है कि ऑर्डिनरी बिल को पास करने का। सबसे पहले तो रीडिंग करी जाती है और प्रेजेंटेशन दिया जाता है पूरे बिल का, जिसमें 1 महीने पहले पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं उनको नोटिस दिया जाता है। ओके, और स्पीकर को भी नोटिस दे दिया जाता है कि हमें हाउसेस ऑफ पीपल के सामने जो नया बिल है, कानून हम बना रहे हैं, उसको मैं एक महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ता है कि मैं इस तारीख को मैं बिल पढ़ा जाएगा। ओके, इसमें केवल रीडिंग की जाती है, जिसमें मेन टॉपिक्स के बारे में केवल रीड किया जाता है ना। इस दौरान कोई डिस्कशन नहीं होता है। ओके, केवल रीडिंग की जाती है और कहीं ना कहीं इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हम ये बिल फॉर्मुलेट करने वाले हैं, और फिर इस बिल को गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। देन होती है इसकी सेकेंड रीडिंग। ओके, जैसे ही फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होती है, ओके, सेकेंड रीडिंग होने से पहले जितना उस पूरे बिल से रिलेटेड, इस बिल से रिलेटेड जितने भी जो मेंबर्स होते हैं उन पर एक एक कॉपीज दी जाती है इस बिल से रिलेटेड, इसमें सारी डिटेल्स दी जाती हैं। ओके, और इस स्टेज में हर एक जो स्टेज है, एवरी सेक्शन ऑफ द बिल जो होता है, इसमें डिस्कस नहीं किया जाता डिटेल में, पर केवल सिर्फ बेसिक फीचर दिए जाते हैं, है ना। पहले रीडिंग में केवल जो कैप्शंस होते हैं, मेन जो हेडिंग्स होती है उनको पढ़ाया जाता है, और जो इस बिल की खासियत है इनके बारे में पढ़ा जाता है। सेकेंड में एवरी सेक्शन बिल को डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाता है, पर लेकिन इसके फीचर्स, इन सब चीज़ों में डिस्कशन किया जाता है। इस दौरान कोई भी अमेंडमेंट या चेंजेस के लिए कोई वो नहीं कर सकता है कि नहीं आप इसमें ये चेंजेस कीजिए। उस समय आपको केवल सुनना है जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री उस बिल को फॉर्मुलेट कर रही है, जो बना रही है। ओके, उस दौरान डिस्कशन चलता है कि हम ये इसमें ये करेंगे, थोड़ा मतलब नॉट ज़्यादा डिटेल नहीं देना, पर लेकिन बेसिक जो फीचर होते हैं उस बिल के उनको बताना। ओके, देन कमिटी स्टेज होती है। कमिटी स्टेज में क्या होता है, हाउस को है ना इनटू सम स्मॉल कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर उन कमिटीज़ को एक एक आर्टिकल, एक एक पैराग्राफ है उसको प्रॉपरली पढ़ना पड़ता है, और उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें ये चेंजेस लाने रहते हैं या वो करना, तो उसकी वो रिपोर्ट तय करते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल में हमें ये पोर्शन सही नहीं लगा, तो इसमें ये चेंजेस लाने चाहिए। देन कम्स द रिपोर्ट स्टेज, जिसमें जो कमिटीज़, जो डिफरेंट कमिटीज़ सेटअप की हैं, है ना, पार्लियामेंट अमॉन्ग द पीपल ऑफ द पार्लियामेंट्री हाउस ऑफ द लोक सभा पीपल्स, तो वो लोग उसमें कॉपी से सबमिट करते हैं, है ना, और वो सारी जो रिपोर्ट्स है उस हर मेंबर्स को, जो हाउसेस के उनको वो दी जाती है। फिर जो भी हाउस है वो उस कमेटी के अकॉर्डिंग, जो भी अगर लगता है कि नहीं जो कमेटी है उसकी हमें रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन चलता है पर्टिकुलर उस बिल पर। ओके, आफ्टर द रिपोर्ट स्टेज, जैसे रिपोर्ट सबमिट की जाती है, ओके, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन किया जाता है
एवरी सेक्शन ऑफ द बिल। यहाँ पर चाहे अपोजिशन हो या जो लीडिंग पार्टी हो, जो जिसकी गवर्नमेंट हो, वो सब मिलकर यहाँ पर डिस्कशन करते हैं फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। ओके, ये वाला पोजीशन जब है, जब जो है पार्लियामेंट में किसी भी लॉ या बिल पर जो आने वाला जो लॉ है तो उस स्टेज में बिल ही कहा जाता है, तो उस पर डिस्कशन उस दौरान। दैन कम द थर्ड रीडिंग। जैसे ही रिपोर्ट स्टेज कंप्लीट होती है और जैसे स्टेज में जब पास होने वाला रहता है, लाइक अगर अमेंडमेंट जैसे लाइक कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसको एक्सेप्ट करके उसमें कोई चेंज किया जाता है, तो तब जाके मतलब ये सारे अगर नहीं मानते, नहीं अगर से वो लोग उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं कि नहीं इसमें ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, हम आपकी इस रिपोर्ट में हम ये इसको खारिज करते हैं, या आपके जो अमेंडमेंट्स हैं हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, या जो भी जो प्रॉपर डिस्कशन चलता है, जब एक तरीके से जब फाइनल स्टेज में पहुँच जाता है कोई भी बिल कि लाइक अब जो है हमें बिल को पास कर देना चाहिए, लाइक जो भी हमने डिस्कशन कर लिया इसमें आपने जो हमसे डीमेरिट, अगर ऐसा लगता है कि इस लॉ में कोई डीमेरिट है तो उसमें वो चेंजेस ला दिए जाते हैं। उसके बाद जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में सब इसमें हो ही जाता है। फिर इसके बाद में जो है उसको फिर अनादर जो हाउस है राज्यसभा, वहाँ पर इस बिल को भेजा जाता है। ओके, वैन पर लेकिन कब भेजा जाता है, जब ये लोकसभा में उस बिल को पारित कर लिया जाए। ओके, ये थर्ड रीडिंग में पास भी हो जाता है, जिसमें वोटिंग सिस्टम के थ्रू जो मेन फीचर्स होते हैं वो सब डिस्कस करके और फिर बाद में वोटिंग करके उस हाउस में उसको पारित किया जाता है। फिर उसके बाद में हमें राज्यसभा में भेजा जाता है। ओके, और अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट उसको स्वीकृति देता है, इसको एसेट ऑफ प्रेसिडेंट कहा जाता है। हाँ, इफ़ प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि उसमें कोई चेंज करना चाहिए तो वापस से वो रिकन्सिडरेशन के लिए वो पार्लियामेंट में भेज सकता है। ओके, हालांकि अगर दोनों राज्यसभा और लोकसभा किसी पर्टिकुलर बिल के लिए अपनी स्वीकृति दे देते हैं, दैन प्रेसिडेंट की सेकंड टाइम परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वीकृति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब और उसको फिर मीन्स उसको अगर दोनों हाउसेस से अगर लॉ पारित कर दिया जाता है, बिल पारित कर दिया, तो प्रेसिडेंट को फिर वो उसकी स्वीकृति दे देनी पड़ती आफ्टर द सेकंड कंसिडरेशन। लाइक अगर प्रेसिडेंट वापस भेज देता है बिल, ओके, फर्स्ट बार जब लोकसभा में राज्यसभा में पास हो गया बिल, उसके बाद जब प्रेसिडेंट के पास भेजा तो प्रेसिडेंट ने किसी केस में उसको वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा, वापस से वो लोकसभा में सेम वही बिल पारित हो गया, उसके बाद सेकेंड राज्यसभा में वो बिल वापस पारित हो गया, तो प्रेसिडेंट द सेकेंड टाइम में उस बिल को वापस स्वीकृति देनी पड़ती है। देन कम्स द मनी बिल। ओके, मनी बिल जो है वो काफ़ी डिफरेंट मैनर में बनता है। इसमें केवल हाउसेस ऑफ पीपल जो होते हैं वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, पर्टिकुलर जिसमें लॉ होता है। ओके, हाउसेस ऑफ पीपल जो है जैसे ही मनी बिल को पास कर देते हैं, उसके 14 डेज, विदिन 14 डेज उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पास कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है और उसको 14 डेज़ के विदिन ही पास करना रहता है। इवन इफ द काउंसिल जो स्टेट्स अगर कुछ अमेंडमेंट का सजेशन देते भी हैं तो वो बिल जो रहता है वो डीम्ड किया जाता है और उसे उसी जिस फॉर्म में उसको पास किया है लोकसभा के पेपर्स में उसी फॉर्म में जाता है। मीन्स यहाँ पे जो राज्यसभा ने पीपल्स ने जो उसमें कुछ अमेंडमेंट लाने के लिए कुछ चेंज लाने के लिए तो उसको कंसिडर नहीं भी किया जा सकता है। तो ये पावर होती है लोकसभा के पीपल्स में ऐसा जब वो लोकसभा के पीपल फाइनेंशियल बिल पे पास करते हैं, तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन होती है वो केवल लोकसभा के पीपल्स की ही ज़्यादा मान्य रहती है, राज्यसभा के पीपल्स की मान्य नहीं रहती है। ओके, इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मैटर पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर नेग्लिजिबल, है ना, जैसे मैंने कहा था। जैसे जब भी तो फाइनेंशियल बिल बनता है तो यहाँ पर राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी पावर्स को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ओके, जैसे ही बिल जो पास होता है उसको काउंसिल स्टेट्स स्पीकर हाउस जैसे ही सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन मिल जाता है तो उसको प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है द बिल इज़ इनफ गुड और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर देता है और उस बिल को स्वीकृति दे देता है। ओके, ये सब तो प्रोसीजर थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे एक लॉ बनता है। पहले वो बिल कहलाता है और वंस जैसे उसकी स्वीकृति मिल जाती है तो आफ्टर द प्रेसिडेंट जैसे स्वीकृति मिल जाती है तो वो बिल जो है लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। प्रेसिडेंट जो होता है हेड होता है पूरे इंडियन गवर्नमेंट का।
ओके। प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया जाता है वो हाउसेस ऑफ द पीपल एंड द राज्यसभा लोकसभा के पीपल्स एंड राज्यसभा के पीपल्स से मिल के किया जाता है। ओके, अब इनके बारे में जानते हैं कि इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो सबसे पहले ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, 35 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, इससे मिनिमम नहीं, 35 और 35 से ज़्यादा। ओके, एक बार कभी ना कभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हों। ओके, या फिर उनके ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके। ओके, शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, और किसी भी ऐसे ऑफिस में या किसी भी ऐसी डेजिग्नेशन में नहीं होने चाहिए जहाँ से उनको फ़ायदा हो सके, या गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ायदा हो सके, है ना। ना ही वो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, ना ही वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। ओके, किसी भी फॉर्म में जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचा सके, ऐसे किसी भी डेजिग्नेशन या पोस्ट पर वो नहीं होने चाहिए। अब पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के पास, ये जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल पावर्स ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जितने ही पावर्स है सेंट्रल से रिलेटेड, वो सारे पावर्स सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के तौर पर प्रेसिडेंट के हाथ में रहते हैं, है ना। इनके पास पावर है कि भी किसी भी सब ऑर्डिनेट स्टाफ में कोई भी चेंजेस लाने में। ओके, as per 42nd amendment of constitution, it has been provided the president shall function only according to the advice of the cabinet and such advice shall be binding upon him। हाँ, बट लेकिन as per 42nd amendment, हालांकि he is the head of the government, but still उनको कंसल्टेशन करना पड़ सकता है। अगर कोई वो मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे उनको सलाह मशवरा कर ही वो डिसीजन ले सकते हैं। ओके, पावर जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं प्रेसिडेंट के, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन और पावर ड्यूरिंग पीस टाइम। एक जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, लाइक जब देश में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ओके, पीस टाइम है ना, अमन शांति है। एक एक्सटर्नल कंडीशन होती है जब या तो देश युद्ध लड़ रहा हो या फिर देश में इमरजेंसी लग गई। ओके, ये 2 टाइप के पावर्स होते हैं। इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो सारे जो फैसले होते हैं वो लेता है। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट के बाद एक और पावर होती है, जितने भी हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवल हो, एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, उनके वो हेड सुप्रीम कमांडर होते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी और वॉर ही कैन, मतलब उनके पास पूरा राइट है कि वो अपने हिसाब से वो फैसला ले सकते हैं। सेना के लिए वो फैसला लेने के लिए पूरे बाध्य रहते हैं। ओके, नाउ हम ये पढ़ेंगे द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना, कि एग्जीक्यूटिव क्या क्या पावर्स है। उसमें सबसे पहला आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, है ना। कैसे प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर का अपॉइंट किया जाता है। वर्क रिलेटेड टू दोस अपॉइंटमेंट्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर्स, ये सारे पावर्स। और इसके अलावा हम इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट भी पढ़ेंगे। ओके, ये जो हम पहला जो पढ़ रहे हैं वो ऑर्डिनरी कंडीशन में पढ़ रहे हैं। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पीपल, जस्ट लाइक से लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ सच पार्टी एज प्राइम मिनिस्टर। जो भी उस पार्टी का, जो भी विनिंग पार्टी है, जिस भी चुनाव जीतती है, उसके लीडर को वो अपॉइंट करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, इफ एनी वन पार्टी हैज़ नॉट सीक्रेट मेजोरिटी, देन प्रेसिडेंट एट हिज और हिज डिस्क्रिप्शन अपॉइंट सच अ पर्सन एज प्राइम मिनिस्टर हु कैन गिव ए स्टेबल गवर्नमेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द हाउस। बट इन केस कभी ऐसा कोई कोalition गवर्नमेंट बन जाती है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, सिनेरियो आ जाता है कि लाइक पार्टी ने सक्सेसफुली चुनाव जीत लिया, बट लेकिन ऐसा सेम एसेंट नहीं बन पा रहा है अमॉन्ग द पार्टी लीडर्स कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो पार्लियामेंट में ओपन वोटिंग की जाती है। और जो भी नंबर ऑफ वोटिंग और पर्टिकुलर पार्टी लीडर जो भी नॉमिनेट किया गया उसको ज़्यादा मिलता है तो उसको वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, अब प्रेसिडेंट, इसके अलावा द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब जो अदर मिनिस्टर्स रहते हैं, लाइक द कैबिनेट मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स जो होते हैं, केंद्रीय मंत्री जिसे हम बोलते हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइस मीन्स प्राइम मिनिस्टर उनको सजेस्ट करता है, बस वो उनको उनकी जो पोस्ट है वो प्रोवाइड करते हैं बाय द ओथ सेरेमनी। वर्क रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर, स्टेट एम्बेसडर ऑफ फॉरेन कंट्रीज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया एंड ऑफिसर ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्ट। ये सारे
जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उनमें जो चेयरमैन होते हैं, हेड होते हैं, वो सब कौन अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ ईच स्टेट जो है, एम्बेसडर जो है फॉरेन कंट्रीज़ के, उन सब को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब कुछ अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। ही हैज़ द पावर टू अपॉइंट एनी ऑफ द अवार्ड, जो भी मैंने अभी बोला, लाइक यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होंगे उनको अपॉइंट करने का सारा जो राइट्स या पावर है वो प्रेसिडेंट के अंडर रहती है। ओके, हालांकि अपॉइंटमेंट जो है वो आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, अपने मन से नहीं, पहले उनको कंसल्ट करना होगा कि मैं इस पर्सन को अटॉर्नी जनरल बनाना चाहता हूँ या यूपीएससी का चेयरपर्सन बनाना चाहता हूँ, तो उनको एडवाइस लेनी पड़ेगी। आफ्टर जैसे एडवाइस ले ली है प्राइम मिनिस्टर ने, देन ही पर पावर्स जो अपॉइंटमेंट के उनके पास ही रहते हैं। ओके, नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स। ओके, लेजिस्लेटिव पावर्स में लाइक उनके जैसे पावर्स हैं, वो पार्लियामेंट के किसी भी सेशन को होल्ड पर रख सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं, या पूरी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भंग कर सकते हैं। ओके, दो एड्रेस कम्बाइंड सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, जैसे ही चुनाव होते हैं, स्पेशली जो चुनाव होते हैं तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है राज्यसभा एंड लोकसभा का, उसको एड्रेस करते हैं। ओके, उसी में डिसाइड किया जाता है हु विल द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एज वेल एज हर साल एक बार जॉइंट सेशन लिया जाता है जिसमें कि वो संबोधित करते हैं अपने जितने द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को। दैन उनका एक और काम रहता है 12 पीपल्स को उनको नॉमिनेट करना रहता है राज्यसभा के लिए, जो कि कोई लिटरेचर में जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा हो, आर्ट में, या देश के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा हो, मतलब वो कोई लीडर ना रहा हो, ही माइट बी पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम आर्ट, लिटरेचर और स्पोर्ट्स। ओके, इसके साथ साथ कोई भी नया कानून बन रहा है तो उसकी जो उस कानून को स्वीकृति देना। ओके, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उन सारी प्रॉब्लम्स को डील करना और निर्देश देना कि जो भी आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, एंड प्रॉपर जो हाउस प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको प्रॉपरली चलवाने में हेल्प करना। ओके, देन फाइनेंशियल पावर्स। प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन मनी बिल इज नेसेसरी बिफोर प्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल। एवरी ईयर द प्रेसिडेंट कॉजेज टू बी प्रेजेंटेड ए स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर बजट फॉर द कंट्री। अब हर साल क्या होता है, एक बजट आता है जो कि देश के लिए रहता है कि हम देश में इस साल हम इतना पैसा खर्च करेंगे इन द फाइनेंशियल ईयर, कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे हम इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इसके लिए परमिशन कहाँ से लेनी पड़ती है? प्रेसिडेंट से लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है उस फाइनेंशियल बजट के लिए। पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री को उस बजट के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में उसकी डिटेल दे पाते हैं। देन कम्स द जुडिशल पावर। प्रेसिडेंट ही होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, उनको अपॉइंट करना, उनकी जजेस को अपॉइंट करना। ओके, एंड एज वेल एज प्रेसिडेंट के पास पावर्स भी होते हैं किसी भी जज को डिथ्रोन करना है, उनको उस पद से हटाने का। पावर्स विद रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्स, ही इज़ द जैसे आज जितनी भी आर्म फोर्स है, नेवल फोर्स हो गई, एयर फोर्स हो गई, तो वो उसके कमांडर रह रहे हैं। ओके, कमांडर रहते हैं द सुप्रीम कमांडर। दैन पॉलिटिकल पावर्स, इनके पास कौन कौन सी पॉलिटिकल पावर्स हैं इसके बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंट एंटरटेन्स द हेड ऑफ स्टेट्स, डिप्लोमेट्स एंड अदर पॉलिटिकल डेलीगेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। प्रेसिडेंट जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट्स आता है या स्टेट से हेड ऑफ द डिप्लोमेट्स आते हैं या फिर स्टेट से कोई डिप्लोमेट्स आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उनसे उनका मिलना, उनसे बातचीत करना। प्रेसिडेंट जो भी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं उन पर डिस्कस करना, वो दौरे भी करते हैं, अदर कंट्रीज़ भी जाते हैं, और जब अदर कंट्रीज से डेलीगेशन यहाँ आते हैं तो प्रेसिडेंट से मिलते हैं। ओके, स्टेट अफेयर्स के से रिलेटेड बात करते हैं। ओके, और उसके साथ अलग जो ट्रीटीज़ होती है, एग्रीमेंट्स जो साइन किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं। ओके, देन कम्स द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।